26 नवंबर 2008 मुंबई की सड़कें अपनी रोज की रवानी में थीं। कोई दफ्तर से घर लौट रहा था, कोई किसी रेस्तरां में रात का खाना खा रहा था, कोई अपनों के साथ बैठकर उस खुशनुमा शाम का लुत्फ उठा रहा था। ताजमहल पैलेस होटल की लॉबी में रोशनियां जगमगा रही थीं। लियोपोल्ड कैफे में हंसी चिठोली का माहौल था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों यात्री अपनी अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। शहर सांस ले रहा था, शांत, बेफिक्र और बेखबर। पर किसी को नहीं पता था कि उस रात की नींद कभी पूरी नहीं होगी। रात के करीब 9:30 बजते बजते गोलियों की आवाजें एक साथ कई जगहों से गूंज उठी। ताजमहल पैलेस होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, दी ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, 5 जगहें एक साथ एक ही पल में। 10 बुरी तरह प्रशिक्षित आतंकवादी दो के समूहों में बटे हुए निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। लोग मारे गए, खून में तड़पते रहे और पूरा देश एक ऐसे दर्दनाक सच्चाई से रूबरू हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा हमला था। पर ये 10 लोग आए कहां से थे, भारत में कैसे घुसे और इस पूरी साजिश को किसने बुना था? इसके लिए हमें उस रात से कई महीने पीछे जाना होगा। ये 10 लोग कोई आम लोग नहीं थे। इनमें सबसे कम उम्र का था महज 21 साल का। इन्हें पाकिस्तान में चुना गया था एक खास मकसद के लिए और इन्हें तैयार किया गया था उस तरीके से जो किसी इंसान को इंसान से हथियार बना देता है। पहला काम था इनके जहन को तोड़ना। इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर इनके दिमाग में जहर भरा गया। गजवाए हिंद जैसी बातें दिन रात सुनाई गईं। गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया, अल्लाह का दुश्मन करार दिया गया। ये काम जानबूझकर किया जाता था क्योंकि हैंडलर जानते थे कि अगर इनके मन में गुस्सा नहीं रहा तो कोई रास्ते में ही हिम्मत हार जाएगा। जब जहन तैयार हो गया तब शरीर को तैयार करने का दौर शुरू हुआ। पहला चरण था दौराए आम, 21 दिन का। इसमें बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण दी जाती थी पर धार्मिक ब्रेन वॉश इसमें भी बराबर चलती रहती थी। दूसरा चरण था दौराए खास, 3 महीने का। यहाँ प्रशिक्षण का स्तर काफी ऊंचा हो जाता था। इन्हें नशीली दवाएं दी जाती थी, इसलिए नहीं कि वे आराम करें बल्कि इसलिए कि वे और ज्यादा देर तक जागें और शरीर की सीमाओं से आगे जाकर प्रशिक्षण ले सकें। जंगलों और पहाड़ों में जीवित रहना सिखाया गया। नक्शे पढ़ना, रास्ते याद करना और बंधकों के साथ कैसे पेश आना है, ये सब बताया गया। हर कौशल एक मकसद से सिखाया गया था। तीसरा और आखिरी चरण था दौराए रिबात। इसमें प्रशिक्षण हर समूह के हमले के हिसाब से विशिष्ट हो जाती थी। इन्हें खास तौर पर समुद्री रास्ते से भारत में घुसने की ड्रिल सिखाई गई। निगरानी की तकनीकें बताई गईं। ये भी समझाया गया कि हमले के बाद खुद को ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा कैसे रखा जाए ताकि नुकसान अधिक हो। इस चरण के बाद जो बाहर निकला वो एक पूरी तरह तैयार आतंकवादी था जो जानता था कि हमला कैसे करना है, जीवित कैसे रहना है और मर कैसे जाना है। फिर वो दिन आया। ये लोग पाकिस्तान से निकल पड़े, समुद्री रास्ते से, क्योंकि ये सबसे कम नजरों में आता था। एक नाव में सवार हुए जिसमें AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन, GPS उपकरण और सूखे मेवे व बुनियादी सामग्री लदी थी। नाव को ऊपर से इस तरह सजाया गया था जैसे किसी आम मछुआरे की हो, ताकि दूर से देखने पर किसी को संदेह न हो। भारतीय और पाकिस्तानी समुद्र के बीच के पानी में पहुंचते ही इन्होंने कुबेर नाम की एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को अगवा कर लिया। अपना सारा सामान और हथियार उस नाव में डाल दिए। बाद में जांच में पता चला कि इन्होंने कुबेर पर सवार सभी लोगों को मार डाला, सिर्फ एक को छोड़कर। वो था नाव का कप्तान। उसे इसलिए जीवित रखा गया था क्योंकि उसे नाव चलानी थी। जब मुंबई का किनारा नजदीक आया उसकी भी जरूरत खत्म हो गई और कप्तान भी मार दिया गया। किनारे के करीब पहुंचकर कुबेर को छोड़ दिया गया और एक छोटी डिंगी नाव का इस्तेमाल करके ये 10 लोग मुंबई के कोलाबा इलाके में उतरे। ये जगह जानबूझकर चुनी गई थी। यहाँ से उनके सभी निशाने करीब थे। हैंडलर को सूचना दी गई कि वे पहुंच गए हैं। आगे से हिदायत आई, योजना के मुताबिक चलो। वे सब अपनी अपनी दिशाओं में निकल पड़े। एक बात और, कोलाबा से निकलते वक्त एक मछुआरे ने इन्हें देखा था। उसने गौर किया था कि 10 लोग जो भारतीय नहीं लग रहे थे डिंगी से बाहर आए, पर जब तक वो कुछ कर पाता ये लोग जा चुके थे। अजमल कस्साब और इस्माइल खान, इन दोनों का निशाना था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इन्होंने कोलाबा से एक टैक्सी ली उस स्टेशन की तरफ। उतरते वक्त टैक्सी में एक विस्फोटक उपकरण छोड़ दिया जो बाद में विले पार्ले के पास फट गया। उस विस्फोट में चालक और एक यात्री की जान चली गई।
पर अभी शहर को नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। रात के तकरीबन 9:15 बजे कस्साब और इस्माइल ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अंदर कदम रखा। मुख्य हॉल में रुके, धीरे से राइफलें निकाली, पत्रिकाएं जोड़ी और फिर एक पल में वो हुआ जो उस भरे पूरे स्टेशन ने कभी नहीं सोचा था। टिकट खिड़कियों पर खड़े लोग प्लेटफॉर्म की तरफ भागे, प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग बाहर की तरफ भागे। कोई नहीं जानता था कहाँ जाए, क्योंकि गोलियां चारों तरफ से आ रही थी। लोग गिर रहे थे, लोग चीख रहे थे, भगदड़ में कुचले जा रहे थे और ये दोनों आगे बढ़ते रहे प्लेटफॉर्म की तरफ, जहां लोग और भी ज्यादा थे। जैसे ये कोई खेल हो उनके लिए, जैसे एक भी पल जहन में ये ख्याल ना आया हो कि ये जिंदगियां हैं। और कसाब वो हंस रहा था जोर जोर से, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। 20 मिनट के भीतर वो दोनों वहां से निकल गए, पीछे छोड़ गए 58 लाशें और 100 से ज्यादा घायल, सिर्फ 20 मिनट में। मुंबई पुलिस तब तक इसे एक स्थानीय गैंगवार समझ रही थी, पर अब वो समझ चुकी थी ये कोई गैंगवार नहीं था, ये एक पूरे पैमाने का आतंकी हमला था और वो अभी भी जारी था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से निकलकर ये दोनों कामा अस्पताल की तरफ बढ़े, गोलियां चलाते हुए अंदर घुसे। अस्पताल के कर्मचारियों ने जो किया वो बेहद सूझबूझ का काम था। तुरंत सभी बत्तियां बंद कर दी, दृश्यता शून्य कर दी और सभी प्रवेश द्वार बंद कर लिए। कुछ देर बाद जब कस्साब और इस्माइल को वहां ज्यादा कुछ नहीं मिला, वे निकल पड़े। जिस रास्ते से गए वहां मुंबई पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस मुठभेड़ में वो हुआ जो पूरे देश को अंदर तक हिला गया। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर, तीनों शीर्ष अधिकारी कसाब और इस्माइल के अचानक किए हमले में शहीद हो गए। उनका खून उस रात मुंबई की सड़क पर बहा। फिर इन दोनों ने उनकी पुलिस कार छीन ली और दक्षिण से उत्तर की तरफ भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर पुलिस की कार छोड़ दी और एक स्कॉडा कार छीन ली ताकि पहचाने न जाए। उसी वक्त रात के 9:40 के आसपास ताजमहल पैलेस होटल में अबू अली और अबू सोहेब ने प्रवेश किया। ताज, जो हमेशा से भव्यता और विलासिता का प्रतीक रहा था, उस रात एक कत्लगाह बन गया। मुख्य लॉबी में घुसते ही गोलियां चलने लगी। रेस्तरां में बैठे लोग अपनी कुर्सियों के नीचे छुप गए, किसी ने मेज के पीछे शरण ली, किसी ने रसोई में दौड़ लगाई, पर गोलियां हर तरफ थीं। फिर ये दोनों ऊपरी मंजिलों की तरफ बढ़े। कमरों के दरवाजे खटखटाते, दरवाजे खुलते ही अंदर गोलियां दाग देते। होटल के अधिकतम हिस्से को अपने कब्जे में करना था उन्हें। बहुत से लोगों को बंधक बना लिया गया। होटल की रसोई में उस रात कई लोग छुपे थे और उन्हीं में से एक थे देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी, जो किसी कारोबारी बैठक से वहां आए थे। उन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन दोनों ने एक कमरे के पर्दों में आग भी लगा दी ताकि सीसीटीवी की दृश्यता कम हो और वे जितनी देर हो सके उतनी देर वहां टिके रहे। 31 निर्दोष नागरिकों की जान गई ताज में। ये सब करते हुए आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान से बैठकर हर खबर इन्हें दे रहे थे। समाचार चैनलों से जानकारी उठाकर सीधे सैटेलाइट फोन पर, कहाँ पुलिस पहुंची, कहाँ रास्ता खुला है, कहाँ और लोग छुपे हैं, सब कुछ। जब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टुकड़ी ताज पहुंची तो सबसे पहले होटल का नक्शा मांगा गया। ताज की भूल भुलैया जैसी संरचना में हर कमरे तक पहुंचना एक अलग चुनौती थी। आतंकवादी लगातार कमरे बदल रहे थे, यादृच्छिक गोलियां चला रहे थे ताकि एनएसजी को भटका सके। एनएसजी ने दरवाजों पर फ्लैशबैंग का उपयोग किया, सीढ़ियों पर कमांडो कवर के लिए तैयार रखे। धीरे धीरे होटल के एक एक कमरे को सुरक्षित किया जाने लगा। आखिरकार जब सटीक सूचना मिली कि आतंकवादी किस कमरे में हैं, तब बत्तियां बंद की गईं और 2-4 प्रवेश संरचना में एनएसजी ने कमरे में धावा बोला। अंदर से फर्नीचर के पीछे से जवाबी हमला हुआ। दोनों आतंकवादी जानते थे कि उनका बचना नामुमकिन है, पर उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। लगातार गोलियां, ग्रेनेड पर एनएसजी के कमांडो डटे रहे। आखिरकार दोनों आतंकवादी ढेर हो गए। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को ताज में पूरा होने में 60 घंटे लगे। इसी बीच लियोपोल्ड कैफे में रात्रि भोज के चरम समय पर अबू शोएब और उमर ने अंदर कदम रखा। वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ आए उससे पहले ही गोलियां चलने लगी। 10 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए। काम निपटाकर ये दोनों भी ताजमहल पैलेस की तरफ चल पड़े। वहां पहले से चल रहे हमले में शामिल हो गए। एनएसजी ने अंततः इन्हें भी मार गिराया। ओबरॉय ट्राइडेंट में अब्दुल रहमान बड़ा और फहादुल्ला ने भी वही पैटर्न अपनाया। प्रवेश करते ही गोलियां, और इस बार विदेशी नागरिकों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से हैंडलर बोल रहा था, यहाँ विदेशी ज्यादा है, इन्हें मारो, ताकि पूरी दुनिया में भारत की सुरक्षा पर सवाल उठे। इस होटल की संरचना अपेक्षाकृत सरल थी, इसलिए एनएसजी ने यहाँ तेजी से काम किया। 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकवादी मारे गए। 30 लोग जान गंवा चुके थे, जिनमें विदेशी नागरिकों की संख्या अधिक थी। नरीमन हाउस, कोलाबा की एक संकरी गली में बसा एक आवासीय सह धार्मिक केंद्र, वो जगह थी जहां बाबर इमरान और नासिर पहुंचे। रात के लगभग 11:45 बजे पाकिस्तान से हैंडलर फोन पर बोल रहा था, यहाँ यहूदी हैं, इन्हें मारो, ये भी काफिर हैं।
दोनों ने इमारत में प्रवेश किया, बंदूकें जोड़ी और जहां भी कोई नजर आया गोलियां दाग दी। फिर यहूदी केंद्र पर कब्जा कर लिया और बंधक बना लिए। एनएसजी ने इस बार हेलीकॉप्टर से छत पर उतरकर नीचे की तरफ तल दर तल बढ़ने की योजना बनाई। सूचना पहले से थी कि आतंकवादी किन मंजिलों पर हो सकते हैं। कमांडो नीचे उतरे और तभी एक आतंकवादी ने उन्हें देख लिया और ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड बेकार गया, पर आतंकवादी की स्थिति उजागर हो गई। एनएसजी ने दो में विभाजित होकर करीबी मुठभेड़ शुरू की। थोड़ी देर में पहला आतंकवादी ढेर हुआ और कुछ ही पल बाद दूसरा भी। बचे हुए बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, पर 6 बंधक पहले ही मारे जा चुके थे। और अब बात करते हैं उस एक इंसान की जिसकी गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया के सामने इस साजिश का चेहरा बेनकाब किया। कसाब और इस्माइल, जो स्कोडा लेकर भाग रहे थे, से एक बड़ी गलती हुई। जिस पति पत्नी की गाड़ी उन्होंने छीनी थी, उन्हें इन्होंने जल्दबाजी में जिंदा छोड़ दिया और वही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उस जोड़े ने तुरंत पुलिस को खबर दी कि दोनों गिरगांव चौपाटी की तरफ गए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर ली। जैसे ही स्कोडा वहां पहुंची और ड्राइविंग सीट पर बैठे इस्माइल ने नाकाबंदी देखी, वो रुक गया। फिर डिवाइडर से कार कूदा कर भागने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। पुलिस ने पुष्टि कर ली, यही है वे दोनों। गोलियां चली, इस्माइल वहीं गिर गया। कसाब को भी गोली लगी थी, पर उसमें अभी थोड़ी जान बाकी थी। पुलिस कार की तरफ बढ़ी। सबसे आगे थे कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले। उन्होंने सह चालक सीट का दरवाजा खोला और उसी एक पल में कसाब ने 5 गोलियां दाग दी। तुकाराम ओम्बले को 5 गोलियां लगी। वे वहीं शहीद हो गए, पर उनकी उस महान कुर्बानी की वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने वाली थी कि ये हमला पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तानी संगठनों के इशारे पर किया गया था। कसाब की पूछताछ ने एक एक परत खोली और वो एक अलग दास्तान है। 26 नवंबर 2008 की वो रात जो मुंबई की स्मृति में एक ऐसे घाव की तरह दर्ज है जो कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। उस एक रात में मुंबई के 5 अलग अलग कोनों में एक साथ कयामत बरपी। 600 लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए। न जाने कितने घरों के चिराग बुझे, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने सपने अधूरे रह गए। पर उस रात कुछ और भी हुआ। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर और तुकाराम ओम्बले जैसे लोग भी थे जो अपनी जान देकर उस शहर की रक्षा करने निकले थे। वे भी उस रात हमेशा के लिए चले गए।